भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दर रेपो दर में किया परिवर्तन। अब रेपो दर हुई 4.9%। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया तेज। सरपंच के लिए 2 और पंच पद के लिए 10 अभ्यर्थी मैदान में। कोरिया में बाघ की मौत के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, चारों भेज दिए गए जेल। और कोरबा के कनकी में पहुंचने लगे प्रवासी पक्षी, एशियन ओपन बिल स्टार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने प्रमुख ब्याज दर रेपो दर में परिवर्तन किया है। इसके मुताबिक रेपो दर 50 आधार अंक की बढ़त के साथ 4.9% हो गई है। मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में रेपो दर में 40 आधार अंक की बढ़ोतरी की थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा के बाद मुंबई में ये घोषणा की। उन्होंने कहा है कि स्थायी जमा सुविधा और सीमा स्थायी सुविधा की दरों में भी 50 आधार अंक की वृद्धि की है। स्थायी जमा सुविधा यानी SDF की दर 4.65% और सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF की दर 5.15% हो गई है। The committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th of June, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. श्री दास ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति दर बहुत तेजी से बढ़ी है। उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में इससे उबरने की शक्ति है। रिजर्व बैंक ने अगले वर्ष में मुद्रास्फीति की दर 6.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि पहली तिमाही में मुद्रास्फीति की दर 6% से ऊपर रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति को तय लक्ष्य पर लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद की दर 7.2% बरकरार रहने का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब तक प्रदेश के 28 जिलों में सरपंच पद के लिए 2 और पंच पद के लिए 10 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 28 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के तहत जनपद सदस्य के 6 पद, सरपंच के 108 पद और पंच के 631 रिक्त पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 जून 2022 गुरुवार दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। पंचायत उपनिर्वाचन के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह सामान्य प्रेक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू हुए। इस दौरान उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में प्रेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने का दायित्व उन पर है। किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव में कोई चुनाव न हो, निर्वाचन के प्रावधानों का पालन कराएं। उन्होंने ओनो और जाबो कार्यक्रम के संबंध में जरूरी टिप्स प्रेक्षकों को दिए। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग द्वारा ओनो सॉफ्टवेयर बनाया गया है। उन्होंने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नामांकन भरने के लिए आयोग के ओनो सॉफ्टवेयर का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने को कहा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस सुविधा का लाभ ले सकें।
कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 194 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 14,94,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान कोरोना के 5,233 नए मरीजों की पहचान की गई है। देश में इस समय 28,857 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.72% है। कल 7 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई, जबकि 3,345 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 4,08,56,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,158 सैंपलों की जांच में 10 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोविड के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है। वहीं इस समय 20 जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं हैं। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.32% है। कोरिया के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के मौत के मामले में बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग की टीम ने 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। बताया गया है कि घटना रामगढ़ परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक P43 के पास 2 दिन पहले बाघ का शव मिला था। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर रंगनाथा रामकृष्णन ने बताया कि प्रथम दृष्टया माना जा रहा था कि भैंस का शिकार करने आए बाघ को देखकर भैंस मालिक द्वारा जहर डालने के कारण बाघ की मृत्यु हुई है। जो सलगवा खुद ग्राम के निवासी है, वो लोग फिर जंगल में जाके नाले की ओर जाते हुए देखे उसको, तो उनको दोपहर तक उसका आधा खाया हुआ शरीर मिला और उसी के बगल में बाघ का पगमार्क वगैरह सभी था। तो उससे पुष्टि हुई कि बाघ ने ही उसको शिकार किया है। तो उसके बाद वो लोग अपने घर गए हैं और उनको ये लगने लगा कि हमारे और भी उनके 12 भैंस थे, तो हमारा और भैंसों का मारने का भी इनका ये रहेगा, मतलब डेंजर रहेगा हमेशा टाइगर का वहाँ पे घूमने से। ये सोच के वो लोगों ने रिवेंज किलिंग के तहत पे जो भैंसा आधा जो खाया हुआ परवा का कैरेकस है उसमें इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड स्प्रे कर दी, जो कि जहर की तरह एक्ट करता है। वन विभाग की टीम ने जांच के लिए स्निफर डॉग की मदद ली। स्निफर डॉग घटनास्थल से सीधे प्रेम साय चेरवा के घर पहुंचा। इससे पहले मुखबिर ने भी प्रेम साय का नाम ही बताया था। संदेह के आधार पर वन विभाग की टीम ने प्रेम साय से पूछताछ शुरू की। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने घटना में गांव के ही बुद्धेश्वर, रामबदन और सुमेर साय के शामिल होने की जानकारी दी, जिसके बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौठानों को ग्रामीण आजीविका के ठौर के रूप में विकसित करने के लिए सुराजी गांव योजना का संचालन किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के हर गौठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसी के तहत बेमेतरा जिले की प्रभारी सचिव रीता शांडिले ने अपने प्रवास के दौरान साजा के राखी गौठान में संचालित केले के तने से रेशा निर्माण यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौठान ग्राम राखी में जिला खनिज संस्थान न्यास से केले के तने से रेशा निर्माण यूनिट की स्थापना की गई है, जहां महिला स्वसहायता समूह की बहनें केले के तने से रेशा निर्माण कर रही हैं। इसका उपयोग पर्दा, टेबल मैट, पेन स्टैंड, सजावटी बैग आदि वस्तुएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने महिला स्वसहायता समूह को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। तत्पश्चात उन्होंने दाल प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने दाल मिल की क्षमता तथा मिल में उत्पादन के बाद दाल की सप्लाई के संबंध में जानकारी ली। मानसून से ठीक पहले 7 समंदर पार से कोरबा के ग्राम कनकी में प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बेलेस्टार्क पहुंचने लगे हैं। इन पक्षियों के आगमन को गांव के लोग काफ़ी शुभ मानते हैं, क्योंकि इन पक्षियों के आने के साथ ही मानसून का आगमन भी होता है। कोरबा वन मंडल अधिकारी प्रियंका पांडे ने बताया कि प्रवासी पक्षी पूरे जिले में सिर्फ कनकी गांव में ही आते हैं। मई माह से अगले 5 महीने तक यहाँ रहने के दौरान ये पक्षी बच्चों को जन्म देते हैं और फिर बच्चे जब उड़ना सीख जाते हैं तब दीपावली से ठीक पहले ये सभी पक्षी वापस लौट जाते हैं। टोर्क की हम लोगों ने प्रेजेंस देखी है और मई के माह में ये पक्षी आते हैं और ये पक्षी जो है गांव वालों का मानना है कि काफ़ी शुभ होते हैं
उनका ये कहना है कि जब ये पक्षी इनके गांव में आते हैं तो ये संकेत होता है कि अब मानसून आने वाला है और इस वर्ष अच्छी खेती होगी। इसके अलावा जब वो खेत में काम करते हैं तो उनके यहाँ के जितने कीड़े मकोड़े और दूसरे छोटे जीव जंतु हैं उनको ये ओपन बिल स्टोर्स खाते हैं, जिससे उनका खेत जो है इन दूसरे टिड्डे आदि से बचा रहता है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि ये पक्षी मानसून का संदेश लेकर आते हैं। गांव के पुजारी पुरुषोत्तम प्रसाद ने बताया कि मंदिर परिसर में लगे पेड़ों पर ही ये अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। लगभग 2500 से 3000 संख्या में करते और हमन गाँव वाला बने महसूस करते ये मन के आए हमन के जो मानसून है बहुत नज़दीक आ गए हैं। किसान मन अपन खेती बाड़ी तैयारी बहुत तैयारी करते हैं, है ना, खातू मेलना खताई सब खेत की तैयारी साफ सफाई करना। और सबसे बड़ी फायदा यह है कि फसल समय एमन जो कीट पतंग लगा थे ना ओकर से फसल मतलब काफ़ी अच्छा पैदावार होते हैं। दूसरी बात, कोई भी यहाँ बीमारी संक्रमण वायरस एमन के बीट से इतना हीट है कि वो संक्रमण मतलब वायरस खत्म हुए थे। गौरतलब है कि कोरबा पहुंचने वाले साइबेरियन पक्षी दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्य रूप से श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों में पाए जाते हैं। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानी कायर किन्हाना राय और शहीद खान मोहम्मद के बारे में। आज हम विख्यात कवि, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कायर किन्हाना राय का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1915 में आज ही के दिन ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के दौरान कासरगौड़ में हुआ था। राय ने सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में उनका झुकाव पत्रकारिता की ओर हो गया। उन्होंने स्वाभिमान, मद्रास मेल और द हिंदू जैसे अखबारों के लिए लिखा। वो महात्मा गांधी से बहुत गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा राष्ट्रीय जागरण के लिए समर्पित कर दी और स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रियता से भाग लेना शुरू कर दिया। कायर किन्हाना राय एक सक्षम कवि भी थे। उन्होंने कन्नड़ कवि गोविंद पाई की जीवनी भी लिखी, जिनसे वे अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं में श्रीमुख, चेतना, पुनर्नवा और कोरागा शामिल हैं। उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में साहित्य दृष्टि और मलयाला साहित्य चरित्र उल्लेखनीय हैं। 1998 में वे 67वें अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए। राय को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अनेक विशिष्ट सम्मानों से अलंकृत किया गया। इनमें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार, कर्नाटक एकीकरण पुरस्कार सम्मिलित हैं। इस महान राष्ट्रवादी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम शहीद खान मोहम्मद को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के दौरान विद्रोही क्रांतिकारियों का एक समूह संगठित किया। उन्होंने विद्रोही नेताओं को आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई तथा ब्रिटिश शासकों और उनके अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए समूह का नेतृत्व किया। विद्रोहियों पर हमलों के दौरान ब्रिटिश सेना ने खान मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह भड़काने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। मई 1858 में उन्हें आजीवन कठोर सश्रम कारावास की सजा दी गई। मार्च 1859 में उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया, जहां 8 जून 1859 को कारावास में ही उनकी मृत्यु हो गई। देश की माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।